नमस्कार, महाकवरेज न्यूज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ इस समय हैं कांग्रेस के प्रदेश सचिव शैलेंद्र कौशिक। शैलेंद्र कौशिक एक एडवोकेट भी हैं और वकालत करते हैं। इसके साथ ही बुंदेलखंड जन संघर्ष मोर्चा के वे संयोजक भी हैं। आज हम विस्तार से राजनीतिक चर्चा उनके साथ करते हैं और हम उसे सबसे पहले सवाल करना चाहते हैं कि आप कांग्रेस के प्रदेश सचिव हैं, ऐसे में मध्य प्रदेश में आप कांग्रेस की आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगामी अगले साल जो चुनाव होने हैं, ऐसे में कांग्रेस को कैसे बेहतर अपने आप को रखना पड़ सकता है? कैसे वो किन ताकत के बल पर, किस जोर के बल पर वह भाजपा को मात दे सकते हैं? हम उन्हीं से जानते हैं आखिर क्या रणनीति है कांग्रेस की। कांग्रेस की रणनीति एक विपक्ष के तौर पर मजबूत भूमिका निभाने की हमेशा रही है और वो अपनी भूमिका का निर्वहन भली भांति करती भी आई है। चाहे वो आम जनता से जुड़े मामले हों, चाहे वो महंगाई का मामला हो, चाहे वो किसानों के लिए खाद वगैरह की समस्या हो, चाहे वो अतिवृष्टि और न्यूनतम वृष्टि के दौरान किसानों की परेशानियां हो, कर्ज माफी का मामला हो, हमेशा आम जनमानस के साथ कांग्रेस हमेशा खड़ी रही है और उनकी समस्याओं का नेतृत्व करती रही है। लेकिन अहंकार में सत्ताधारी दल इस तरह जन अवहेलना कर रहा है कि उसका तो देखिए कोई इलाज है नहीं है। हाँ, अब उस अवहेलना के ऊपर कांग्रेस क्यों नहीं प्रभावी भूमिका निभा पा रही है, और ये कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व है उनको सोचना पड़ेगा। यदि उन्हें सरकार बनानी है तो जन अवहेलना, भाजपा के द्वारा की जाने वाली जन अवहेलना के बाद भी कांग्रेस यदि दबाव नहीं बना पा रही है तो इसमें कहीं ना कहीं नेतृत्व को चिंता करनी पड़ेगी, यदि वो गंभीर हैं सरकार बनाने के लिए। अभी आप जैसा कि आपने देखा कि अभी कुछ दिनों पहले बड़ा मलहरा में एक जनसभा हुई थी जिसमें कमलनाथ जी आए थे और कई मुद्दों को लेकर उन्होंने भाजपा पर तीखे हमले किए थे। तो आपको क्या लगता है कि किन मुद्दों को लेकर जो बीजेपी है वो कहीं ना कहीं फिसड्डी साबित हुई है? और अपने 1.5 साल के अंतराल में, जो कि कमलनाथ की सरकार जो है सिर्फ 1.5 साल चली थी, उस दौरान उन्होंने कुछ वादे किए थे, कुछ पूरे हुए, कुछ नहीं हुए। तो कैसी क्या बेहतर रणनीति है कि जो आखिर दोबारा से सत्ता आती है तो कांग्रेस आम जनता तक पहुंचेगी और विकास के लिए उनके काम करेगी? देखिए, आपको पता है राजनीति मल्टी डायमेंशन अप्रोच से समाहित रखती है। राजनीति में कई मल्टी डायमेंशन अप्रोच रहती है। कांग्रेस नीतिगत आलोचना तो करती है सरकार की, ठीक है, भाजपा फेल है कई मामलों में, सरकारी सिस्टम फेल है, लोगों का दमन हो रहा है, नागरिक सम्मान जिंदा नहीं है इधर, ठीक है, प्रशासनिक जो हावीपन है वो पूरी व्यवस्था में दिखता है, तो जनता की उम्मीदें पूरी नहीं हो रही हैं, महंगाई चरम पे। तो ये नीतिगत आलोचनाएं तो कांग्रेस सफलता से करती है। लेकिन सिर्फ क्या नीतिगत आलोचना से आप प्रदेश में कई सालों से, आज 20 साल होने वाले हैं, आप नीतिगत एक सरकार का मौका जरूर मिला था, काफी मार्जिनल अंदाज में आप आ भी गए थे, लेकिन फिर भी उसको एक कंप्लीट एक विजय अभियान नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपने बहुत जल्दी उसको लूज कर दिया। तो सिर्फ नीतिगत आलोचना करने से सरकारें, इतना समझना चाहिए कांग्रेस को कि सरकार बना नहीं पाएंगे। आपको सामाजिक समीकरण, आपको सामाजिक चुनौतियां और सामाजिक जो बिखराव और ध्रुवीकरण है उसमें आप कहां फिट बैठ रहे, ये आपको देखना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं कांग्रेस सामाजिक संतुलन बनाने में असफल रहती है। आपने सामाजिक ध्रुवीकरण की बात कही आपने और बिखराव की भी बात कही, तो हम देखते हैं कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं गुटबाजी है, बिखराव है और अलग अलग धड़े समझ में आते हैं। तो ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि जो रणनीति है और वो बेहतर है कहीं ज्यादा और हम कुछ अच्छा कर पाएंगे? क्योंकि आप बेसिक पार्टी में ही जब इस तरीके की गुटबाजी हर जगह रहती है। गुटबाजी भाजपा में भी है। गुटबाजी तो राजनीति, लोकतांत्रिक राजनीति में हर नेता एक महत्वाकांक्षा अपनी व्यक्तिगत रखता है। तो गुटबाजी होना ये एक ऊर्जा भी देता है और गुटबाजी किसी भी कीमत पे आप उसको नहीं रोक सकते। असल में क्या है, कांग्रेस की जो दिक्कत है, भाजपा के पास जो प्लस पॉइंट है कि भाजपा अपनी गुटबाजी के लिए डैमेज कंट्रोल कर लेती है, पर कांग्रेस में गुटबाजी के बाद डैमेज कंट्रोल का कोई सिस्टम नहीं है। इसीलिए वो कांग्रेस की गुटबाजी दिखती है और भाजपा की गुटबाजी
वो नियंत्रण में रहती है। बहुत सारे उनके स्ट्रक्चर ऐसे हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहां वो अपने कार्यकर्ता को मैनेज कर लेते हैं। कांग्रेस में क्या है कि जिसको आना है तो आए और जाना है सो जाए, जो बैठा है सो बैठा है, जो खड़ा है सो खड़ा है। कांग्रेस में कहीं कोई ऐसा मंच नहीं है। संगठनात्मक तौर पे मैं भी संगठन में रहा हूं और कांग्रेस के संगठन में बहुत बुनियादी कमजोरियां हैं। और हम तो ये कहेंगे कि संगठन नाम की कोई चीज बहुत बड़े लेवल पे ऐसी नहीं है कि बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन हो। तो ये तो कमी है, और कमी है और उसी का खामियाजा भुगतते हैं। आपने मतलब आप प्रदेश सचिव रहे हैं और बहुत बारीकी से, जाहिर बात है कि आपने कांग्रेस को समझा, बहुत शानदार तरीके से आपने गुटबाजी को लेकर जवाब भी दिया है। लेकिन आप जन संघर्ष मोर्चा के भी आप जो संयोजक रहे हैं, तो ऐसे में बुंदेलखंड में जो आपने एक अभियान खड़ा किया था कुछ ग्रामीण अंचल की बेहतरी के लिए, तो उस गुट के माध्यम से, संगठन के माध्यम से आप क्या बेहतर कर पाए और आगे आपकी क्या रणनीति है? नहीं, हमने बहुत सारी मांगें रखी थी और मैनिफेस्टो कमेटी में हमारी बहुत सारी, पिछले इलेक्शन में हमारी बहुत सारी मांगों को, बुंदेलखंड से जुड़ी मांगों को मैनिफेस्टो कमेटी के द्वारा मंजूर भी किया गया था और हमारी जो मांगें थी वो मैनिफेस्टो कमेटी में परिलक्षित भी हो रही थी। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि कम समय सरकार चली, और दूसरा दुर्भाग्य मैंने बताया कि जो पार्टी का इंटरनल सिस्टम है उसमें जिसके जो विचार रहते हैं उसको क्रियान्वयन से दूर रखा जाता है। आपके विचार आपसे ले लिए जाएंगे, आपसे आपके मुद्दे ले लिए जाएंगे, लेकिन उसका जो हैंडलिंग है वो कुछ शीर्षस्थ नेता करते हैं। अब समस्या जिसके पास है, जिसने उठाई है, या समस्या का जिसने चुनाव किया है, हो सकता है समाधान भी उसी के पास हो। तो वो कहीं ना कहीं होता है कि आप समस्याएं, तो बुंदेलखंड की समस्याएं आपने हमसे ले ली, लेकिन जब समाधान की बारी आई तो या तो आपने समाधान पर ध्यान नहीं दिया, या फिर आपने समस्या उठाने वाले को उस समस्या के निदान के लिए जो प्रक्रिया रहती है सरकारों की, उससे आपने उसको अलग कर दिया। आप महेवा के सरपंच भी हैं, तो ऐसे में आप देख सकते हैं काफ़ी कुछ चीज़ें ग्रामीण अंचलों में आज भी नहीं है, बेहतर विकास कार्य भी दिखते नहीं हैं। तो एक सरपंच के दायित्व क्या है और ग्रामीण अंचल में किन चीज़ों की जो मूलभूत ज़रूरतें हैं उनकी क्या पूरे करने की आवश्यकता है, और सरकारों का उसमें क्या बेहतर रोल हो सकता है, सरपंच का क्या रोल हो सकता है? देखिए, सरपंच, ग्राम स्वराज की जो अवधारणा है वो कांग्रेस की दी हुई है, त्रिस्तरीय ग्राम पंचायतों की, और ग्राम सभाओं को निरंतर कांग्रेस ने काफी मजबूती दी है अपने कार्यकाल के दौरान। सहकारिता भी ले सकते हैं आप। तो ग्रामीण अंचल दो चीजों से रहता है, एक सहकारिता और एक आपका पंचायती राज। भाजपा को इन दोनों चीजों से कभी कोई बहुत ज्यादा संबंध नहीं रहा है भाजपा का, लेकिन कांग्रेस ने भी इन दोनों चीजों की अवहेलना करना शुरू कर दी है। मैं बिल्कुल ईमानदारी से बोल रहा हूं, क्योंकि आज आप तो पंचायती राज के मामलों को कांग्रेस ने भी उठाना बंद कर दिया है। सहकारिता जिस तरह से खत्म किया गया, सहकारी आंदोलन, उसमें कांग्रेस भी चुप्पी साधे हुए है। 15 महीने 18 महीने की सरकार जब रही है तो हमने कई बार इस चीज की मांग रखी है कि आप सहकारिता जो चुनाव है सहकारी समितियों के, वो ईमानदारी से कंडक्ट करवा दीजिए। वो आपके लिए बहुत मजबूत स्थिति पैदा करेंगे, लेकिन उस पर भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो ग्रामीण, अब मैं तो इस चीज को मानता हूं कि आज की स्थिति में ये है कि भारत में दो नागरिक हैं। एक ए कैटेगरी का नागरिक जो शहर में रहता है, और एक ए में भी बहुत है। जैसे आपको बता दूं कि आप जब राजधानी स्थान दिल्ली है या भोपाल है तो वहां 24 घंटे विद्युत प्रदाय की योजना रहती है और सरकार का पूरा फोकस रहता है। आप जैसे जैसे जिला स्तर पे, फिर जिला स्तर पे भी ग्रेडिंग है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। तो आप जैसे जैसे ग्रेडिंग में जाएंगे और ग्रेडिंग कम होती जाएगी तो जो नागरिक असमानताएं हैं वो परिलक्षित होती जाएंगी। आपको विद्युत प्रदाय उसी हिसाब से मिलेगी, आपको सड़कों की उपलब्धता या इंफ्रास्ट्रक्चर या शिक्षा क्वालिटी, हर प्रकार, स्वास्थ्य की सेवाएं, हर प्रकार से आपके साथ 2M दर्जे का व्यवहार सामने आता जाएगा। तो ये तो हो गया शहरों की स्थिति, राजधानी स्थान से लेकर शहर। अब जब आप ग्रामीण स्तर पर आते हैं तो फिर और वाहियात स्थिति हो जाती है। पता चला आपको 12 घंटे लाइट दी जाएगी, फिर पता चला कि जब सब लोग काम करके सोने का समय रहता है तब हमारा किसान
रात को ठंडी में, विकराल ठंडी में वो पानी लगाने के लिए उसको विद्युत दी जाती है। तो क्या ये नीति निर्माताओं को या तथाकथित जो आईएएस लॉबी रहती है, जो ये नीतियां बनाते हैं और जिनकी अधिष्ठाता तथाकथित लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं, क्या उन्हें किसानों को ये समझ में नहीं आता कि जब आप सो रहे हो तब आप आधी रात को किसान को लाइट दे रहे हो? तो ये जो दोयम दर्जे की नागरिकता की व्यवस्था आपने कर रखी है देश में, ये एक बहुत ही ज्यादा मानवता विरोधी सिस्टम को पैदा करती है। और यदि ऐसा ही करना है तो भारत में दो प्रकार की नागरिकताएं होनी चाहिए। एक नागरिकता होनी चाहिए शहरी क्षेत्र के लोगों को, खासतौर पे जो आपके जो बहुत बड़े स्तर के आपके शहर हैं उनके लिए अलग नागरिकता होनी चाहिए, उनके लिए विद्युत प्रदाय, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे स्तर का अलग रहता है। फिर दूसरी आप नागरिकता दीजिए दोयम दर्जे की, जो ग्रामीणों को दीजिए, जो उनको दीजिए, जो अपने आम किसानों को दीजिए, जो आप अपने ग्रामीण अंचल के लोगों को दीजिए कि आपको भैया विद्युत की जरूरत नहीं है, आपको आपका काम नहीं है। टाई पैंट सूट वाले आईएएस ऑफिसर्स 6 बजे ड्यूटी उनकी खत्म हो जाती है। एक किसान आदमी 11-12 बजे रात को शुरू होता है। मौसम क्या है, कैसा है, कितने लोगों की डेथ हो जाती है और कोई इस चीज को समझने वाला नहीं है। तो जब नहीं समझना है तो कम से कम दोयम दर्जे की नागरिकता तो दे दे। कम से कम किसानों को, ग्रामीण अंचल के लोगों को ये तो पता होना चाहिए कि वो इस देश में दोयम दर्जे के नागरिक हैं, इसीलिए उनको बहुत आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति नहीं की जा रही है, क्योंकि वो दोयम दर्जे के नागरिक हैं। आपने एक पंचायती राज व्यवस्था की बात की। पंचायती राज व्यवस्था जाहिर तौर पर कांग्रेस की देन है और पंचायती राज व्यवस्था कहीं ना कहीं पहले मजबूत भी हुई है, लेकिन अभी आपने कांग्रेस की और कार्यशैली और भाजपा की कार्यशैली दोनों पर सवाल उठाया है पंचायती राज को लेकर। तो आपने एक बहुत ही शानदार, बिना किसी लाग लपेट के आपने सवाल उठाया है दोनों पर, और आपने दोयम दर्जे की भी बात की। तो आप दोबारा से अगर कांग्रेस को मौका मिलता है तो उस, जैसे अभी आपने देखा होगा, अभी कई जो विधायक हैं कांग्रेस की तरफ से, मुन्ना राजा ने भी बहुत बड़ी रैली की थी और किसानों के समर्थन में, मजदूरों के समर्थन में। तो आखिर आप सवाल उठाते हैं, आप किसानों की बात करते हैं, मजदूरों की बात करते हैं, उस पंचायती राज व्यवस्था की भी बात करते हैं, मजबूती की, लेकिन फिर भी आप जन समर्थन क्यों नहीं जुटा पा रहे हैं? कांग्रेस में ऐसी क्या रणनीति में कमी है कि जन समर्थन नहीं मिल रहा है किसानों की बात करने के बावजूद, और भाजपा को लगातार सफलता मिल रही है? मैंने आपको बताया कि राजनीति में मल्टी डायमेंशन अप्रोच होती है। कई दिशाओं के जो वैचारिक संतुलन आपको बनाने पड़ते हैं। आप सिर्फ भाजपा की नीतिगत आलोचना करके या सरकारी जो नीतियां हैं उनकी विफलताओं को लेकर सरकार नहीं बना सकते हैं। ईमानदारी से बात करें तो आज पूरा समाज हिंदू मुस्लिम में बटा हुआ है, ठीक है। तो अब जब हिंदू मुस्लिम है तो फिर कांग्रेस इतना साहस क्यों नहीं कर रही? हमारे शीर्षस्थ नेता मंदिर जाते हैं, क्या मंदिर आप जाते हैं उससे क्या नहीं? जब छवि बन रही तो आप हिंदुओं से खुल के बात कर लीजिए ना। हम तो कहते हैं आप मुसलमानों से भी बात करिए, क्या दिक्कत है? मुसलमानों को इस चीज से दिक्कत थोड़ी ना कि आप हिंदुओं से बात कर लेंगे, या हिंदुओं को इस बात से भी दिक्कत नहीं है कि आप मुसलमानों से बात करेंगे। आपके अंदर एक साहस होना चाहिए आपकी जो जनता है उससे स्पष्ट संवाद करने का। यदि हिंदू आपसे असंतुष्ट है तो कांग्रेस को ये गांधीवादी साहस दिखाना होगा कि वो हिंदुओं से बात करे, नीतिगत बात करे, उनकी जो समस्याएं हैं उनको दूर करे, ठीक है। लेकिन इसकी जगह आप एक जातिगत बिखराव जो अंग्रेजों ने इस समाज में पैदा किया था और जिन अंग्रेजों से आप लड़ते रहे, और उन्हीं अंग्रेजों की इस पॉलिसी को लेकर जातिगत बिखराव फैला के आप हिंदुओं को कमजोर करके हिंदुओं का समर्थन हासिल करें, तो हमें नहीं लगता ये कांग्रेस की ये रणनीति सफल होगी। ये आपने बहुत ही शानदार बात कही है, क्योंकि भारत में आप लंबे समय से देख रहे हैं कांग्रेस की जो राजनीति है सेक्युलर के झांसे में आई है, और सेक्युलर दिखने के चक्कर में कहीं ना कहीं वो हिंदुओं के जन समर्थन से अलग हटे हैं और उसका इन्हें खामियाजा भुगतना पड़ना। आपने बहुत बड़ा सवाल उठाया है कांग्रेस की सोच पर। अगर वो मैं सेक्युलर शब्द को एक बार करूंगा, सही क्लियर करूंगा। सेक्युलर का मतलब है धर्मनिरपेक्षता, और इस शब्द को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन कर दिया है। बिल्कुल। सेक्युलर का अर्थ कहीं पे भी उन्होंने ये नहीं कहा है कि आप हिंदू विरोधी या बहुसंख्यक विरोधी हों तभी आप सेक्युलर कहलाएंगे। सेक्युलर का मतलब है कि आप हर पंथ के लिए एक सा नजरिया रखते हैं, किसी भी पंथ के प्रति आप दुर्भावना नहीं रखते।
ठीक है, तो ये सेकुलरिज्म का अर्थ है। सेकुलरिज्म का कहीं भी ये अर्थ नहीं है कि आप अल्पसंख्यकों को विशेष नागरिक का दर्जा दें या बहुसंख्यकों के प्रति आप दुर्भावना रखें। और कांग्रेस ने कभी नहीं कहा, कांग्रेस जो आज इंदिरा गांधी तक कांग्रेस रही या राजीव गांधी जी तक कांग्रेस रही या यहाँ तक कि सोनिया गांधी जी तक भी जो कांग्रेस रही है, वो हमेशा हिंदू मुस्लिम के बीच सामंजस्य बनाती रही है। लेकिन जो पिछले 2014 से जो नरेंद्र मोदी एरा हुआ है, उसमें जिस तरह से हिंदुओं का समर्थन एक तरफा से भाजपा तरफ गया है, उसके बाद कांग्रेस ने या तो नाराजगी बस या जो भी कारण रहे हों, हिंदुओं से बात करना बंद कर दिया है। अब हिंदुओं से आप बात नहीं करोगे तो हिंदुओं के देश में आप राज भी नहीं करोगे, सीधी सी बात है। अब कांग्रेस को ये बात समझ में आ जाए तो भला है, और नहीं आती है तो भी भला है। बहुत शानदार आपने बात की। बस एक सवाल और आपसे करना चाहूँगा, और अगर ये श्रृंखला आगे बढ़ती है तो भी जारी रहेगी, कि आपने हिंदुओं को लेकर के अगर कांग्रेस अपनी रणनीति में बदलाव लाती है, जैसे कि आपने एक अभी देखा होगा कि बहुत सवाल उठते हैं, आपने नरेंद्र मोदी जी की चर्चा की कि नरेंद्र मोदी जी किसी भी प्रकार से हिंदूवादी दिखने में, किसी भी मंदिर जाकर के पूजा करने में उन्हें किसी प्रकार का संकोच नहीं होता। लेकिन इस राजनीति से, इस प्रकार के दिखावे से पहले भी कांग्रेस दूर रहती थी, लेकिन अभी हाल में हम देखते हैं चुनाव के समय राहुल गांधी भी मंदिर जाते हैं, जन समर्थन हासिल करते हैं, त्रिपुंड लगाते नजर आते हैं, जनेऊ की भी बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं पहले से कुछ ना कुछ उन्होंने बदलाव इसको लेकर शुरू किया है। लेकिन अभी भी जैसा कि आपने कहा कि हिंदुओं का भरोसा जीतने में नाकाम रहे हैं, तो आगे और क्या बेहतर करना चाहिए जिससे उन्हें हिंदुओं का जन समर्थन मिले? हिंदुओं के खिलाफ अंग्रेजों के समय से सबसे ज्यादा कानूनी बदलाव हिंदुओं के जो रिलीजियस स्ट्रक्चर है उसमें सबसे ज्यादा बदलाव हिंदुओं के उसमें सरकारें करती रही, चाहे अंग्रेजों की सरकार हो या आफ्टर। लेकिन ठीक है, यदि ना होते तो शायद हम हिंदू आज इतना प्रगतिशील ना होता। तो जो हिंदू समाज में प्रगतिशीलता है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की देन है, नहीं तो कहीं ना कहीं वो अति परंपरावाद हिंदुओं को एक जड़ समुदाय में बदल देता। बात यहां तक तो ठीक है, लेकिन बात ये होती है कि हिंदुओं की जो नीतिगत चीजें हैं जिनमें नीतिगत बदलाव की आवश्यकता है, उनको क्यों नहीं एड्रेस किया जाता। गाय को चारा सारे लोग खिलाते हैं, प्रधानमंत्री जी भी खिलाते हैं, योगी जी भी खिलाते हैं और राहुल जी भी खिलाते हैं, ठीक है। लेकिन क्या गाय की स्थिति में कोई परिवर्तन हुआ? गाय तो आज भी मर रही है ना, लंपी वायरस भी मार रहा, रोड एक्सीडेंट भी मार रहे, गौशालाएं हैं नहीं व्यवस्थित तौर पर, ठीक है। किसान गायों को रखना बोझ समझता है जबकि भैंसों को रखता है, ठीक है। नस्लें खराब हो रही गायों की। तो आप से मुझे बीजेपी और कांग्रेस ये सारी चीजें राजनीति से ऊपर की हैं। तो एक पालतू पशु, हम कहते हैं मत गाय को आप माता मानो, मत एक पवित्र जानवर का दर्जा दो, लेकिन एक जानवर तो मानो आप, उसके अंदर जान है, वो एक पालतू पशु है, वो एक मूक जानवर है, उसकी यदि भावनाएं आप उठा लोगे। मैं तो गाय के साथ कहता हूं कि आप कुत्तों के लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं, आप सुअरों के लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं। आप एक सभ्य समाज हैं और सभ्य समाज में आपको अपने से जुड़े जो मानव समुदाय से जुड़े हुए जो जानवर हैं उनकी व्यवस्था करने का एक सभ्य समाज का दायित्व होता है। और लेकिन गाय चूंकि पवित्र स्थान रखता है, तो गाय को यदि आप देखेंगे तो हमारे धर्म का एक जो रवैया है वो ये है कि जो शासन व्यवस्था है, इवन यहां तक कि गांधी जी ने भी कहा है कि गाय के साथ होने वाला व्यवहार हमारे मानवतावादी होने का मानदंड है। अब आज की स्थिति में गाय के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, जो उपेक्षापूर्ण राजनीतिक नफरत और राजनीतिक आदर, यानी गाय के साथ राजनीतिक नफरत भी है और गाय के साथ राजनीतिक सम्मान भी है। दोनों चीजों के केंद्र में, राजनीति के दोनों ध्रुवों के केंद्र में गाय है, लेकिन गाय के लिए कोई समाधान नहीं है। तो जब तक हम इसीलिए कहते हैं कि गायों के लिए आप मत सम्मान दिखाओ, मत आप दुराभाव दिखाओ, वो एक पालतू जानवर है, आप उसकी व्यवस्था तो करो। क्या आईएएस लॉबी इतनी बेवकूफ है कि वो गायों की समस्या के लिए एक प्रॉपर समाधान नहीं दे सकती है? और नहीं दे सकती है तो भाई साहब हमसे पूछ लो, हम बता रहे हैं।
ठीक है, या हमसे मतलब कि किसी भी आप विशेषज्ञ से पूछ लो कि गायों का व्यवस्थापन कैसे होगा, क्योंकि गायों का पालन पोषण सामाजिक जिम्मेदारी है, वो सरकारी तौर पे हैंडल नहीं हो सकती। आपको ऐसी व्यवस्था देनी पड़ेगी कि समाज अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करे। आप उसमें आप मैं दरअसल जो समाज सेवा की बात हुई थी और राजनीतिक बात हुई थी, आप घूम फिर के आप उसमें गौ सेवा की और गौ नहीं, गाय तो एक उदाहरण दिया है। सबसे ज्यादा जो दर्दनाक स्थिति है आजकल गोधन की, उसको लेकर के आपने बहुत शानदार बात कही है। तो ये मान सकते हैं कि निश्चित तौर पर जो कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार है और गांव की व्यवस्थाओं के लेकर, गौशालों की व्यवस्थाओं को लेकर अभी भी फिसड्डी है। और मैंने ये भी सुना है, कमलनाथ जी ने मंच से ये कहा था कि गायों के लिए गौशालाओं की व्यवस्था की गई थी, लेकिन अभी एक मंच से सिद्धार्थ सिंह जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने भी कहा था कि गौशालाओं की व्यवस्था की थी, लेकिन बीजेपी सरकार में कहीं ना कहीं उसमें लापरवाही बरती गई है। तो अब इस मुद्दे को लेकर हम इसको अलग रखते हैं और सबसे अंतिम सवाल आपसे ये करते हैं कि इस समय देश में जो कांग्रेस के जो शीर्षस्थ नेता हैं राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, तो भारत जोड़ो यात्रा को कैसे और बेहतर धार दे सकते हैं? मध्य प्रदेश से वो यात्रा गुजरी है और कहीं ना कहीं इसको मीडिया कवरेज नहीं मिल रहा है। तो मीडिया कवरेज ऐसे में नहीं मिल रहा है तो कैसे बेहतर इसको और ज़्यादा प्रसिद्धि दिलाई जा सकती है? कैसे लोगों की चर्चे में आ सकते हैं राहुल गांधी और योजना की सफलता क्या है? भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य क्या है? आखिर मध्य प्रदेश हो या किसी अन्य राज्य या बीजेपी शासित राज्य, उसमें सफलता क्यों नहीं मिल रही? वो चीजें सामने क्यों नहीं आ रही हैं? इसमें आपका क्या संदेश, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, भारत जोड़ो यात्रा एक प्रभावी कार्यक्रम के तौर पे, कांग्रेस के एक प्रभावी आयोजन के तौर पे उभर रही है और थोड़ा बहुत जन समर्थन की जहाँ तक बात है तो पर्याप्त जन समर्थन भी हासिल हो रहा है। लेकिन अब मैं फिर वही बोलूँगा, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ की जो कमी है उसके कारण थोड़ा सा उतना प्रभावी भूमिका नहीं दिख, और अभी भी बढ़िया भीड़ लोगों का जन समर्थन व्यक्त करने भीड़ उभर रही है। तो मुझे नहीं लगता, ठीक है राजनीति में पक्ष विपक्ष दो पक्ष होते हैं तो विपक्ष तो अपना काम करेगा, मुझे नहीं लगता, लेकिन अच्छी यात्रा है, सफल आयोजन हो रहा है। थोड़ा और बेहतर हो सकती थी यदि इसमें कांग्रेस के वर्कर को ज़्यादा महत्व देते, खास तौर पे सिविल सोसाइटीज़ को जितना ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, जिनके पास आधारीय जन समर्थन नहीं है, उनसे ज़्यादा महत्व यदि राहुल जी अपने कैडर को दें, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को दें, तो शायद ये कई गुना ज़्यादा अच्छे परिणाम देता। लेकिन चूंकि इसमें सबसे ज़्यादा महत्व तथाकथित जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं उनको ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, उनके पास उतना जन समर्थन नहीं होता है। उनके पास जनता की समस्याएं होती हैं और जनता की समस्याओं के निदान भी होते हैं, पर जन समर्थन नहीं होता है। इसीलिए एक जो ताकत दिखनी चाहिए ना, इतने बड़े व्यापक आंदोलन, ये आंदोलन बन गया। लेकिन इसमें चूंकि कांग्रेस के वर्कर्स को शायद तीसरी चौथी पेरिफेरी में रखा गया है, खासतौर पे आम वर्कर को, तो वो जज्बा पैदा नहीं हो पाता वर्कर में, क्योंकि उसी को दूर रखा जा रहा है। तो ये थे कांग्रेस के प्रदेश सचिव शैलेंद्र कौशिक, जिन्होंने बहुत ही बारीकियों से कांग्रेस की राजनीति को समझा और उन्होंने कुछ ऐसी भी बातें कही हैं कि कैसे भारत जोड़ो यात्रा सफलता हासिल कर रही है और कैसे उसको और बेहतर बनाया जा सकता है। इसको लेकर उन्होंने बहुत ही शानदार विचार सभी के सामने रखे। तो महाकवरेज न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आप यूं ही कांग्रेस की राजनीति को और धार देते रहे, इसके लिए महाकवरेज न्यूज़ से दोबारा बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।